हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर 2023 हिंदी का मॉडल पेपर हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, आज का क्लास इसी पर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉडल पेपर है इसी बिल्कुल पैटर्न पर 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी का पेपर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें से जो क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलेंगे। तो दोस्तों, पूरा डिटेल में देखिएगा, हम सोल्यूशन सहित आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, इसका हम पीडीएफ आपको सोल्यूशन सहित प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास पसंद आ रहा है तो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट चले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने दो ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमने बनाया है व्हाट्सएप का और दूसरा बनाया है टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट आप जा करके ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसका भी नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी, जो कि 2023 में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, कोई भी चेंज इस बार नहीं होना है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मॉडल पेपर हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये आपके यूपी बोर्ड 2022 में आप सेट मिला सकते हैं। 302 डीपी का सेट ही है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो इसको हम दो तरीके से हमारा काम होता है। पहला तो हम मॉडल पेपर अच्छे से देख लेंगे, किस तरीके से बोर्ड ने हमसे क्वेश्चन पूछा था 2022 में, बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पर 2023 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि सामान्य हिंदी का आपको पूर्णांक जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। बिल्कुल बात सही है। दोस्तों, बात करते हैं, ये प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ख में। ठीक है, तो खंड क की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर खंड ख की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड क में। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। चलिए मिला लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, बहुविकल्पी पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कहा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं तो अमरकांत जी हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ख है आपके भारत की एकता के रचनाकार है तो रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो कल्पलता है। सब एक नंबर में आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए फटाफट। इसका दोस्तों अंग है आपका आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पी, जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा। और इसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, उसको आपको लिखना होगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हिंदी पद साहित्य के इतिहास से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी सेम पैटर्न, वही 5 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दूसरा का क्या है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है, तो इसमें कौन सा है आपको बतानी है। ठीक है, तो दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रुक्मणी परिचय आपका नाटक रहा है और ये आपका क्या है रस कलश ग्रंथ है। अदलिका फूल क्या है, ये उपन्यास। पूछा क्या हमसे महाकाव्य, तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। या भी दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे तो भी हम ये क्लास कराने के बाद आपको पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर देंगे, आराम से आप आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और जितना बताते चलें दोस्तों, इतना अगर आप लोग करते चलते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़बरदस्त नंबर यानी कि 90 से लेकर के 95% आप आसानी से इसमें ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए जितने बताते उतना आपको करते चलना है साथ में।
चलिए ख है आपका, ख आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो आपको पहला है सिद्धराज। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में बिल्कुल सेम पैटर्न में मिलेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर इनको मिला था, ठीक है। दोस्तों हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर देखेंगे और कुछ चेंज हुआ है, यानी कि दो नए पैटर्न पर इंग्लिश का जो पेपर होगा अब कुछ चेंज हुआ है जो कि 2022 में आपको देखने के लिए मिला है। ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास हम उसी को लेकर के आएंगे, यानी कि आपको हम बताएंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर और किस तरीके से आपको 2023 में आपको इंग्लिश का पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इसी पर आएगा, जरूर फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, घड़ी घ का है कि निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा सही हो जाएगा। इसका अंग है हिमालय, निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृति है दोस्तों, तो महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, करेक्ट यही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर दिया गया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यानी कि दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 2-2 अंक का रहेगा। और ये जो क्वेश्चन आएगा आपके हिंदी गद्य से रहेगा, यानी कि हिंदी गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल सा होता है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होता है और इसी में से पढ़ने के बाद आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से दोस्तों 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ये दोस्तों बात करते हैं ये जो गद्यांश आपको दिया गया है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। ये दोस्तों जो गद्यांश दिया गया ये राष्ट्र का स्वरूप अध्याय से आपका लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये दो आपको नाम और लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। देख सकते हैं यहाँ पर अंक में वही पूछा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अगर दोनों सही सही लिखते हैं तो 2 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 2-2 अंक मिलना है, ठीक है। तो इससे आप हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अगर आप सही सही इसका आंसर देते हैं तो, ठीक है। चलिए, और इसमें जो ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन रहता है, जो कि अंग ये आप कोई भी गद्यांश रहेगा ये पूछेगा और दूसरा आपसे पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, इसी का आपको व्याख्या करना है। तो आप पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट जब गद्यांश हम लेकर के आएंगे उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे, और जो गद्यांश इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको आपको अच्छे से एक्सरसाइज भी कर लेना है। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, जो आपको सही से आता है उसी को आपको करना पड़ेगा। तो पहला गद्यांश दोस्तों ये था, और दूसरा अथवा करके देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से कोई एक आपको गद्यांश करना है। दोस्तों बात कर लीजिए, ये जो अथवा करके दूसरा दिया है कि रमणीय और नित्य न्यूनता अनुत्साही है, ये दोस्तों आपके जो अध्याय है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। इनके लेखक जो थे वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन वैसा ही पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के रहेंगे, 10 अंक इससे हो जाएगा। जो आपको आएगा उसी को आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम भी लिखना है। बाकी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि गद्यांश किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे कि आपको 10 में 10 अंक पूरा मिलेगा। इसको हम लोग कभी बीच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा प्लानिंग बताएंगे, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। तो आपको कम समय भी देना पड़ेगा और नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपकी हिंदी पद्यांश से पूछा जाएगा। इसमें भी 2 आपको पद्यांश दिया रहेगा, किसी एक को आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर दीजिए। देख सकते हैं आपको 10 अंक का है। कैकेयी का अनुताप, यानी जो दोस्तों ये पहला लिया गया है, ये आपके कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त इसके आपके क्या है, कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपको पढ़ना होगा पद्यांश से, और ये आपको 5 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, 2-2 अंक के। रेखांकित अंश की व्याख्या करना हमने बता दिया, कॉमन रहेगा, और उपयुक्त शीर्षक और लेखक का नाम लिखना, ये 2 चीज कॉमन रहेगा दोनों में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये अज्ञे जी का देख सकते हैं, ये अथवा करके दूसरा ये आपका यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। तो ये अज्ञे जी द्वारा लिखा गया, मैंने आहुति बनकर देखा है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन वही सेम पूछेगा,
इस तरीके से करना होगा। तो पद्यांश का भी हम इंपॉर्टेंट आपको करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, लेकिन दोस्तों अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में ही, यानी कि मैक्सिमम 80 शब्द में ही एक लेखक का, यानी कि 3 लेखक का इसमें से है, उनका कृतियों का यहाँ पर उल्लेख करना, यानी कि जीवन परिचय उनका लिखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 अंक यहाँ पर मिल जाता है। यानी दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हो तो 80 से 100 शब्द में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मत विस्तार करिएगा, नहीं तो आने वाला क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो ध्यान में रखना है 80 शब्द में पूछा है, तो 80 शब्द में किस तरीके से हमें लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी आने वाले समय हम आपको बता देंगे कैसे लिखा जाता है पूरा डिटेल, उसी पैटर्न पर आप करेंगे तो आपको 5 में अगर राइटिंग अच्छा रहेगा तो 5 मिलेगा, नहीं तो 4 से 4.5 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज उसमें लिखना होता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं 5वें के ख में। आपको फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख आपको करना, और इसका भी अधिकतम शब्द सीमा कितना रहेगा, 80 शब्दों में ही करना है। 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 3 आपको यहाँ पर क्या दिया रहेगा, कवि दिया रहेगा, उनका किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और कृतियों का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी हम आपको बता दें, हालांकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये आपको तैयार ही करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे आने वाले समय में कि कौन कौन से आपको जीवन परिचय तैयार कर लेने, उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। हम सब कुछ क्लियर बताएंगे और समझा कर भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखना है, सब कुछ क्लियर बताएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप करेंगे तो नंबर आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। जिस तरीके से 2018 में हमने बताया था, बच्चों ने करके आया था, हिंदी में उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके क्वेश्चन पूछेगा। ये दोस्तों आपके पूछेगा कि ध्रुव, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो था वो प्रिंट में गलती हो गया था, यहाँ पर ध्रुव तारा कर दिया था, जबकि यहाँ पर ध्रुव यात्रा होना चाहिए था, ठीक है। तो ध्रुव यात्री अथवा बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखना, अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में रहेगा। या अथवा करके ही आपसे पूछेगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी आपको अधिकतम 80 शब्दों में करना होता है। तो हम बच्चों को ज़्यादातर प्रिपरेशन बोलते हैं कि आप लोग सारांश लिखिए, क्योंकि सारांश यानी कि कहानी आप आसानी से लिख सकते हैं, उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो इसमें आपका समय जाएगा। तो आई होप कि आप लोग क्या लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। सारांश आप कहानी याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम कहानी आपको बता देंगे, वीडियो पड़ा हुआ होगा, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके आप सुनेंगे, आपको पता हो जाएगा। ये आपको 5 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाएगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और ये भी आपको कितने में देना है, 80 शब्दों में ही देना, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और ये भी क्वेश्चन आपको कितने में पूछा जाएगा, 5 अंक में ही पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मैटर आ जाती है कि दोस्तों ये जो खंड काव्य, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे खंड काव्य से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये खंड काव्य हर जिले का अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हर जिले का अलग अलग है, नहीं, इसमें से मान कर चलिएगा 6 से 7, हाँ ठीक है, 6 से 7 आपके क्या है खंड काव्य दिए गए हैं। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, उसी को आपको करना है। बाकी दोस्तों जब हम खंड काव्य का इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे उस समय हम आपको बता देंगे कि किस किस जिले में कौन सा खंड काव्य यहाँ पर चलता है, ठीक है। फिलहाल तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप अपने हिंदी के टीचर से भी पूछ सकते हैं, वो बता देंगे कि आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ मुक्ति यज्ञ है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ जो चलता है वो आपका क्या चलता है, रश्मि रथी खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो इसमें पूछेगा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर दोस्तों आपसे पूछेगा कि रश्मि रथी खंड काव्य के 3य सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। यानी कि दोस्तों 2 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, एक आपको करना पड़ेगा। या तो दोस्तों उसमें जो मुख्य पात्र, ध्यान सुनेगा, आपके खंड काव्य में जो मुख्य पात्र होगा उसका आपको चरित्र चित्रण यानी कि उसका कैरेक्टर लिखना होगा, या फिर दोस्तों आपको जो है उसमें से किसी एक सर्ग का जो है आपको क्या होगा, उसका कथा वस्तु यानी कि उसका कहानी यानी कि उसका सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। और मैक्सिमम शब्द कितना रहेगा आपका, 80 शब्द रहेगा, 80 शब्दों में ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, यानी कि दोस्तों कॉमन यही चीज़ें रहेगा। यानी कि दोस्तों आपके जो भी खंड काव्य रहेगा उसमें से जो मेन कैरेक्टर होगा उसका क्या पूछेगा आपसे, कैरेक्टर उसका पूछेगा, यानी कि चरित्र चित्रण आपसे पूछेगा। या फिर दोस्तों उसमें सर्ग बाय सर्ग करके आपके कहानी लिखे होते हैं, किसी एक सर्ग का आपसे सारांश पूछ सकता
सकता है, इसी तरीके से पूछेगा और उसका जो वर्णन करना होगा आपको 80 शब्दों में ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक ये आपके हिंदी के बुक से रहा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 से जो है आपका खंड ख शुरू हो जाएगा। ठीक है, खंड ख आपका शुरू हो जाएगा, तो 8वां नंबर आपका खंड ख से शुरू होगा और ये क्वेश्चन जो होगा आपके संस्कृत से रहेगा, यानी संस्कृत दीर्घ दर्शिका से रहेगा। ठीक है, तो 8वां के क्रम में आपसे हिंदी गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं। क में आपसे पूछा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है और इसके लिए जो है आपको 7 अंक निर्धारित किया गया। अगर आप संदर्भ अच्छे से लिखते हैं यानी कि सही से लिखते हैं तो 2 अंक आपको संदर्भ पर मिल जाएगा और 5 अंक जो है आपके हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से ये लिया गया है। हम आपको इसका जब इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें हम संस्कृत में इसका हिंदी अनुवाद करके भी आपको समझा देंगे कि कौन कौन से आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आप लोग टिक करते चलिएगा। हालांकि आज आपका मेन टारगेट रहेगा कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हिंदी में आपसे पेपर पूछा जाएगा। पहले आप ये जानिए, पैटर्न आप जान जाएंगे तो आप क्वेश्चन जो है आसानी से सरल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 आपके यहाँ पर गद्यांश हिंदी के संस्कृत के दिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगवा 8वां का ख जो है इसमें आपके 2 श्लोक दिए रहेंगे, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी दोस्तों आपके 7 अंक के रहते हैं। इसमें चुनिंदा श्लोक ही अक्सर करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम वो श्लोक आपको इंपॉर्टेंट के तौर पर बता देंगे, उसको आपको पूरे साल अच्छे से तैयार कर लेना, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि एक श्लोक ये दिया है, दूसरा श्लोक ये दिया है। ये दूसरा श्लोक दिया हुआ है ये महामना मालवी से हमने 2018 वाले जितने भी बच्चे थे उन लोगों को ये सब हमने करवाए थे और सभी क्वेश्चन जो था वो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी था। ठीक है, तो फिर एक बार हम करवा देंगे आप सभी के लिए और आप सभी बेहतर करेंगे। और ये जो अगला है ये तो ये सुभाषी रत्नानी से लिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे मिलेगा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे, यानी कि आपको 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा, इसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ पर 4 दिया गया था कि अपने पैर पर खड़ा होना यानी कि कामयाब होना, वाक्य प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। मक्खन लगाना, इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं, जैसे क्या होता है मक्खन लगाना यानी कि चापलूसी करना, इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गर्भ आपसे पूछा हुआ था, यहाँ पर क्या पूछा है, पिया चाहे सोई सुहागिनी, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका अर्थ क्या होगा। घ है कि सावन हरे न भादो सूखे, आपने गाँव में ये कहावत सुना होगा यानी कि ये लोकोक्तियाँ आपने सुना होगा, इसका अर्थ होता है कि हर समय एक समान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आप वाक्य प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको इसी तरीके, अब अच्छी बात इस बार से ये है कि अब आपको जो संधि विच्छेद पूछेगा वो आपको बहुविकल्पी तौर पर पूछेगा, यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप खोजेंगे तो आपको ऑप्शन 4 में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें आपसे अंतरात्मा का आपको संधि विच्छेद पूछा हुआ है, 1 अंक में आपसे पूछेगा, तो अंतरात्मा का आप संधि विच्छेद क्या करेंगे, अंतर्धन आत्मा करेंगे, यानी कि सब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका कि नरेंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है, तो नरधर इंद्र हो जाएगा, यानी कि बा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा आपसे पूछा हुआ है पवित्रम का संधि विच्छेद पूछा हुआ है, तो पाव धन इत्रम हो जाएगा, यानी कि आ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, 10वें की ख की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका संधि विच्छेद रहा। ख की तरफ बढ़ते हैं। ख में आपसे पूछेगा कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आइए चलते हैं, देखते हैं। इसमें आपसे पूछेगा आत्मना शब्द के विभक्ति और वचन पूछता है, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये आपको बदल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये रिपीट करेगा, तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर आत्मना की अगर बात कर लेते हैं, ये तृतीय विभक्ति एक वचन यानी कि बाप नाम का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछा है कि
नामनी शब्द के विभक्ति और वचन आपको पूछना, आपको बताना है, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, इसका दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 के क्रम में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यानी अभय और उभय दिया हुआ, इसका क्लियर अर्थ आपको बताना है। तो अभय मीन्स होता है निडर यानी कि निर्भय, और एक उभय मीन्स क्या होता है, दोनों। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी उभय मीन्स क्या होता है, निडर। निडर को क्या कह सकते हैं हम, निर्भय भी बोल सकते हैं, तो निडर की जगह पर आपको निर्भय भी दे सकता है। और उभय मीन्स क्या होता है, दोनों। ठीक है, यानी कि कॉमन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंश और अंशु। ध्यान सुनिएगा, अंश और अंशु दोनों का अर्थ बताना। अंश मीन्स क्या होता है कि भाग्य होता है ना, आप लोग कहते हैं ना कि हमारे अंश में ये था ही नहीं, यानी अंश मानिए कि हमारे भाग में था ही नहीं। तो अंश मीन्स हो गया आपका भाग, और एक अंशु, अंशु किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। ठीक है, तो अंशु मीन्स क्या हो गया, सूर्य। तो यहाँ पर अंश और अंशु का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग और सूर्य, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ख की तरफ बढ़ते हैं। ख है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको यहां पर लिखने। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 दिया रहेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और ये 2 अंक की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो काल पूछा है, काल को क्या क्या कह सकते हैं, काल, काल क्या है, टाइम। टाइम क्या बोलेंगे, समय। अकाल, मृत्यु। ठीक है, ये सब आप बोलेंगे, याद रहे, यमराज बोलेंगे। चपला, चपला, चपला को क्या बोलेंगे, लक्ष्मी, बिजली, चंचल, स्त्री। इतने इनके नाम हैं। ठीक है, अब नाग, नाग, नाग को आप जानते हैं, सर्प, हाथी, नागेश्वर, नाम, ये सब हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग की तरफ बढ़ते हैं। ग में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। दोस्तों ये जो आपके हिंदी व्याकरण से है, ठीक है, ये जो आपके व्याकरण से अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप सही सही कर लेते हैं तो आप 80, 85 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर आसानी से आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ग की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है जिसकी गणना न की जा सके। अब यहाँ फायदा आप सभी के लिए है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोगों को लिखना होता था, लेकिन आप सभी के लिए बेहतर नंबर पाने के लिए आप सभी को क्या किया गया है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पूछा है कि जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या बोलेंगे, अगणनीय। क्या बोलेंगे, अगणनीय। तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जंगल की अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। जंगल की अग्नि, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जंगल की अग्नि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दावाग्नि। क्या बोलेंगे, जंगल की जो अग्नि होगी उसको क्या बोलेंगे, दावाग्नि बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों 11 का घ में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, तो ये आप शुद्ध करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क में आपसे पूछेगा वीर अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये आपसे 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर वीर या हास्य रस में किसी एक आप लक्षण यानी कि उसका परिभाषा लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण उसका लिखते हैं तो 1 नंबर और मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जितने भी आपके सिलेबस में रस है उसको हम बहुत ही बेहतर आपको पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट भी बता देंगे और उसका उदाहरण इतना सरल से बताएंगे ताकि आप सभी को याद हो सके। ख में आपको पूछेगा दोस्तों अलंकार, तो आपके सिलेबस में जो अलंकार है उसमें से आपसे कोई भी अलंकार पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण। 2 अंक का ये भी आपसे पूछेगा। इसका लक्षण यानी परिभाषा लिखते हैं तो एक अंक पाएंगे और इसका जो है उदाहरण लिखेंगे तो 1 अंक और पा जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपका दोहा तथा चौपाई यानी कि दोस्तों छंद जो आपके सिलेबस में है उसको हम आपको बता देंगे और जितना बताएंगे उतना ही आप उसमें पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो छंद भी आपको 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे कि दोहा और चौपाई पूछा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादातर दोहा और चौपाई ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बाकी और जो है हम आपको जो भी सिलेबस में हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे और इसका उदाहरण एकदम सरल बताएंगे ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो इसके लिए भी 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है।
अब चलते हैं भाई दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछेगा, आवेदन पत्र पूछेगा, यानी कि लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहता है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपने पढ़ लिख करके बड़े हो गए हैं, अगर आप कहीं पर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कहीं पर आप ड्यूटी करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से वहाँ के प्रबंधक को आप लेटर लिखेंगे, यानी पत्र लिखेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो यानी कि ये आपको 6 अंक में पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि हौजरी की दुकान खोलने के लिए, ठीक है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आपका 6 अंक है, 6 अंक का ये है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक जो कि आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन का लास्ट रहेगा, जिसमें आपको ऐसे लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। अच्छा, हम ज़्यादातर देखते रहते हैं कि बहुत सारे बच्चे निबंध क्वेश्चन यानी बुक खोल करके, क्वेश्चन बैंक खोल करके निबंध पढ़ते हैं। निबंध नहीं पढ़ा जाता है, उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ इसके हेडिंग जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, बाकी जो है वो अपने ही भाषा में, यानी कि आप उसके प्रति आप क्या, आपकी भाव है, क्या आप सोच रखते हैं, वो आप अपने निबंध में अपने तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो उसको रटना नहीं है। ठीक है, और बाकी रह गई तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है। जैसे कि दोस्तों यहाँ 5 आपको निबंध यहाँ पर दिया रहेगा, किसी एक पर आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, वन संपदा और उसकी उपयोगिता क्या, इस पर आपको निबंध लिखना है। दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान पर आपको लिखना है। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में आतंकवाद, या फिर आतंकवाद भी पूछ सकता है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी विडंबना है, या फिर कह सकते एक ऐसी विशेष यानी खतरनाक परिस्थिति जो कि पूरा देश इससे क्या है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व इससे ग्रसित है। ठीक है, और अंगा है आपका कि जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व क्या है, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो आप एक बार इसका हेडिंग देख सकते हैं, बाकी जब हम इसका निबंध बताएंगे तो हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। और निबंध में बहुत सारे हेडिंग जो होते हैं आपके क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। वो आपको हेडिंग, हर कोई भी निबंध पूछेगा उसमें आप हेडिंग उसको डालना ही पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको 2023 में पेपर देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है, यानी कि बीच में अगर कहीं भी चेंज की जाएगी तो हम आपको बता देंगे, बट आप इसी पैटर्न पर आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।